स्टूडेंट, फिफ्थ यूनिट आपका ट्यूरिंग मशीन से रिलेटेड है। और ट्यूरिंग मशीन आप लोग जानते हैं कि मोस्ट पावरफुल फाइनाइट स्टेट मशीन होता है। मोस्ट पावरफुल इस नाते कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसको ये कंप्यूट ना कर सके, और ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिसको रिकॉग्नाइज ना कर सके, और ऐसा कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसको ये सॉल्व ना कर सके। इसी से रिलेटेड चर्च थीसिस जब आप पढ़ेंगे तो चर्च थीसिस में यही कहा जाता है, इफ़ एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व्ड ऑन ए पेपर देन वी कैन डिज़ाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर दैट प्रॉब्लम। तो ये मोस्ट पावरफुल होता है फाइनाइट स्टेट मशीन, जितने भी उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये इसका डोमेन सबसे बड़ा है। ये सारे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ट्यूरिंग मशीन का जो यहाँ पे देखिए मॉडल दिया गया है, उसमें आप देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे क्या ख़ास बात है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जैसे बाकी सारी मशीन से अलग है, इसमें यहाँ पे हेड रीड राइट दोनों टाइप का होता है। पहले आप जितना भी एफएसएम पढ़े हैं उसमें केवल रीड टाइप का हेड होता था। पीडीए में स्टैक जो होता है वो आपका रीड राइट दोनों होता है, लेकिन इनपुट टेप की हम केवल बात कर रहे हैं। इनपुट टेप किसी भी फाइनाइट स्टेट मशीन में आपका रीड राइट इनपुट टेप से रिगार्डिंग जो आपका हेड है वो हमें यहाँ पे रीड राइट दोनों टाइप का है। इसके पहले आप चाहे डीएफए में पढ़े हैं चाहे पीडीएम पढ़े हैं, वहाँ पे जो टेप था उसके रिगार्डिंग जो हेड था वो केवल रीड टाइप का था। दूसरा खास अंतर ये है कि इसमें टेप की साइज़ इनफाइनाइट होती है। इसी नाते देखिए, ना तो इधर कोई एंड मार्कर है और ना ही इधर कोई एंड मार्कर है। आप बाकी जगहों पे पढ़े हैं वहाँ पे एंड मार्कर बनाया जाता था, मतलब फाइनाइट साइज़ का टेप होता था। बाकी ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, मीन्स इसमें स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट और इनपुट करंट इनपुट सिंबल के बेसिस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारा इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर रहता है, तो ये पूरी चीज़ को कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ इसमें कि और भी जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें हेड जो होता है वो दोनों तरफ मूव कर सकता है। इसके पहले आप जितने भी फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़े हैं उसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, हेड किसी एक डायरेक्शन में मूव करता था, आइदर लेफ्ट और राइट, बट इन दिस सिचुएशन हेड कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए इसमें ईच सेल कैन स्टोर ओनली वन सिंबल, तो यूजुअल सी बात है। द इनपुट टू and the output from the FSA are affected by read write head which can examine one cell at a time। ये भी यूजुअल सी बात है कि एक ही सेल एट ए टाइम कंसीडर किया जाता है, मतलब कोई भी एक सेल रीड किया जाता है फिर उसमें राइट भी किया जाता है। यहाँ पे जो इनपुट टेप है उसके अंदर रीड राइट हेड यूज़ कर रहे हैं, तो रीड राइट हेड की मदद से हम करंट इनपुट सिंबल रीड करते हैं और हर मूव में वो कंटेंट मॉडिफाई भी होता है। मॉडिफाई इन सेंस, मान लीजिए आपने ए पढ़ा और ए के जगह पे बी राइट करना है तो साफ साफ दिखता है कि इट हैव बीन मॉडिफाइड, बट इन सम सिचुएशन व्हेन वी हैव रीडेड small a through read write head and write modified value as a also then someone say that there is no modification, but exactly क्या हुआ है कि वहाँ पे modification हुआ है। ठीक है, हर मूव में करंट सेल मॉडिफाइड होता है। अब ये अलग बात है कि स्मॉल में ए आपने पढ़ा और उसकी जगह फिर स्मॉल ए ही लिख दिया तो देखने से लगता है कि नहीं मॉडिफिकेशन हुआ है, बट होता है, हर एक मूव में होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए ए पॉइंट्स में क्या है कि ए न्यू सिंबल टू बी रिटन ऑन द टैप इन द सेल अंडर रीड राइट हेड। तो जो भी करंट सेल आप कंसीडर करते हैं जहाँ से करंट इनपुट सिंबल रीड करते हैं उस सेल में कुछ ना कुछ हर बार मॉडिफाइड करके लिखना ही होता है, उसी के बारे में फर्स्ट पॉइंट है। इमोशन ऑफ द रीड राइट हेड along the टैप आइदर द हेड मूव्स वन सेल लेफ्ट और वन सेल राइट। तो वही है, यहाँ पे फ्रीडम है कि चाहे लेफ्ट में जा सकते हैं चाहे राइट में जा सकते हैं। किसी मूव में मान लीजिए लेफ्ट गया तो अगले मूव में राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है।
वहाँ पे क्या था कि रिस्ट्रिक्टेड था। एक बार डिसाइड हो गया कि अगर लेफ़्ट टू राइट ही मूवमेंट करना है, लेफ़्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन की तरफ जाना है तो सिर्फ राइट डायरेक्शन जाएगा। अगर राइट टू लेफ़्ट का डिसीजन हो गया तो राइट टू लेफ़्ट ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आप किसी मूव में लेफ़्ट जा सकते हैं तो किसी दूसरे मूव में राइट में जा सकते हैं। 2 बार 3 बार लगातार आप लेफ़्ट गए तो 1 बार 2 बार आप फिर राइट भी जा सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द ऑटोमेटा, तो आपका ये भी एक चीज़ डिसाइड होता है कि अगला क्या स्टेट होगा। वो हर मूव में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे लिखा गया है। तो नेक्स्ट जो है वेदर टू हाल्ट और नॉट, मतलब अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 चीज़ें मिलकर करंट इनपुट सिंबल और जो आपका प्रेजेंट स्टेट है वो दोनों चीज़ मिलकर ये 4 चीज़ डिसाइड करते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, प्रेजेंट सिंबल अंडर रीड राइट हेड एंड प्रेजेंट स्टेट, ये 2 चीज़ें मिलकर प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट सिंबल, ये 2 चीज़ें मिलकर ये डिसाइड क्या क्या करते हैं, ये 4 चीज़ें करते हैं। पहला कि क्या सेल के अंदर कौन सी वैल्यू सेल के अंदर एज ए मॉडिफाइड वैल्यू लिखनी है। दूसरी चीज़ क्या डायरेक्शन है मूवमेंट का। तीसरा चीज़ है आपका कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। चौथा है कि मशीन को हाल्ट करना है कि नहीं करना है। ये 4 चीज़ें डिसाइड होती हैं। कौन डिसाइड करता है? प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट सिंबल। टेप का ट्यूरिंग मशीन का जो 7 टपल डिवीजन है वो आप देख लीजिए। इसमें भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये 7 चीज़ डिसाइड करते हैं कि आपका ट्यूरिंग मशीन कैसा है। पहला सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। दूसरा फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल्स। थर्ड वन है आपका द ब्लैंक सिंबल बी जो होता है, इसके अंदर एक स्पेशल सिंबल होता है जिस सेल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता है, बहुत क्योंकि इनफाइनाइट साइज़ का है। अब आप इनपुट स्ट्रिंग 4 लेंथ का केवल उसमें इनपुट किए और पूरा जो बाकी सेल होंगे केवल 4 सेल ऑक्यूपाई होंगे, बाकी सेल ब्लैंक होते हैं। तो इस तरह का होता है, लेकिन सिम्बोलिकली फॉर्म में उसे किसी हम स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट करते हैं। लेटर इट इज स्मॉल बी। तो ये स्मॉल बी जो होता है एक स्पेशल सिंबल होता है जिसको हम लोग ब्लैंक सिंबल वो भी बोलते हैं। तो और टाउ इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल था। और यहाँ पे जो समेशन सिंबल दिया गया है वो क्या था? इनपुट अल्फ़ाबेट जो होते हैं, मतलब जिस पे जिन करेक्टर पे आपकी लैंग्वेज बनी होती है, लैंग्वेज में जो जो अल्फ़ाबेट यूज होते हैं उसका सेट है। और ये जो बी बताया गया स्मॉल बी, ये स्पेशल सिंबल है टेप सिंबल, ब्लैंक सिंबल। तो ये इसी टेप सिंबल का ही एक एलिमेंट होता है। तो उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन की मैपिंग आप ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन जो मैपिंग होती है वो 2x3 में होती है। 2x3 क्यों कहा गया कि 2 देखिए लेफ्ट में है, ये 2 चीज़ डिसाइड करते हैं और क्या आउटकम आता है 3। अभी आप ऊपर मूव में 4 पॉइंट्स में यही पढ़े, प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट करंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टैप, ये दोनों चीज़ मिलकर डिसाइड करते हैं व्हाट इज नेक्स्ट स्टेट, व्हाट इज मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ करंट सेल एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आइदर लेफ्ट और राइट। तो इस तरह का ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और एक जो Q0 है, Q0 स्पेसिफिक स्टेट है, डेट इज स्टार्ट स्टेट, प्रोसेसिंग आप यहीं शुरू करते हैं। और F जो है आपका वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं। तो मतलब कौन कौन से स्टेट्स इसमें फाइनल स्टेट हैं। कैपिटल Q के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टेट फाइनल स्टेट की तरह काम कर सकते हैं। हो सकता है एक ही स्टेट हो सकता है एक से ज़्यादा स्टेट हो, इसी नाते उसको एज ए सेट डिफाइन किया गया है। अब इसके बाद देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लिखा गया है द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रिंग इज डिसाइडेड बाय द रीचेबिलिटी फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट। कोई भी स्ट्रिंग तभी एक्सेप्टेड मानी जाएगी जब आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हुए स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हुए आप फाइनल स्टेट पे पहुंच पाए, तभी स्ट्रिंग वो एक्सेप्टेड मानी जाएगी। ये बात तो हर फाइनल स्टेट मशीन में रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में एक ख़ास बात है कि ये आउटपुट
कुछ ट्यूरिंग मशीन ऐसे होते हैं जो एज ए स्ट्रिंग रिकॉग्निशन काम करते हैं, कुछ ट्यूरिंग मशीन ऐसे होते हैं जो कंप्यूटेशन का काम करते हैं। तो कंप्यूटेशन का जब काम करते हैं तो फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद वो जो भी फाइनल स्टेट में पहुंच गया फिर हाल्ट कर गया, तो जो भी कंटेंट उसके अंदर आता है टेप के अंदर रहेगा उस वक्त वो उसका आउटपुट मान लिया जाएगा। कि जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 2m, मतलब आप कोई इंटीजर इनपुट कर रहे हैं और उसका डबल कर दिया जाए, ऐसा आप कोई ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सपोज डैट जो इनपुट करते हैं हम किसी सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, 2 को आप किसी सिंबॉलिक फॉर्म में इनपुट करोगे तो फॉर्म में जब आप इनपुट करेंगे तो वहाँ पे जैसे 2 इनपुट करना हुआ तो टैब के अंदर हम लोग 2 0 के फॉर्म में जब आप इनपुट करोगे, सपोज डेट सिंबल 0 आपने यूज़ किया, तो आपको आउटपुट फाइनली मिलेगा 4 सक्सेसिव 0। तो ये इनपुट किसी न किसी सिंबल के फॉर्म में किया जाता है, ऐसे नहीं होता डायरेक्ट 2 इनपुट कर देंगे। तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टैब का था और ये फाइनल है, तो यही आउटपुट हो जाएगा। डेल्टा may not be defined for some elements of Q in Q क्रॉस टो, हो सकता है कुछ के लिए ना हो। इसी के करस्पॉन्डिंग जिस वैल्यू के लिए वो नहीं डिफाइन होगा वहाँ के करस्पॉन्डिंग जो टेबल के अंदर सेल होगा उसमें 5 होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन हम बेसिकली ये पहला पॉइंट आप लोग छोड़ दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रांजिशन टेबल और दूसरा ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन ग्राफ। आप तीसरा भी तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ये आईडी फॉर्म नहीं, तीसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन फंक्शन यूज़ हुए हैं सब आप लिख दीजिए, जितने भी ट्रांजिशन रूल हैं उस सेट बना कर लिख दीजिए, तो उसके थ्रू भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं आपके जो भी ट्यूरिंग मशीन है, क्योंकि मेन ट्रांजिशन रूल ही होता है। तो अगर आप उसको डिफाइन कर दिए तो हो जाएगा। ट्रांजिशन टेबल के अंदर भी ट्रांजिशन रूल ही डिफाइन होते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर भी ट्रांजिशन रूल ही डिफाइन होते हैं। तो हम अगर ट्रांजिशन रूल ही लिख दें डायरेक्ट तो भी वही बात होगी। तो 3 तरीके से मेरे हिसाब से होना चाहिए, ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन फंक्शन। इन 3 तरीक़ों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आईडी भी लिखा गया है, आईडी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल इस नाते हो जाता है क्योंकि बहुत सारी आईडीज़ बनती हैं, डेफिनेट नहीं होती हैं, कितना मूव होगा, कितनी आईडी होंगी ये नहीं पता होता। लेकिन जो ट्रांजिशन रूल होते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम होते हैं या ट्रांजिशन टेबल, ये लिमिटेड होता है, इसमें कोई इशू नहीं होता है। अब आईडी अलग अलग आईडी जो है कोई इनपुट स्ट्रिंग कभी इनपुट आपने किया, दूसरी बार कोई और इनपुट स्ट्रिंग इनपुट किया, तीसरी बार कोई स्ट्रिंग लेके इनपुट किया, तो हर सिचुएशन में आईडी अलग अलग बनती चली जाएगी। इस नाते आईडी के थ्रू डिफाइन करना ट्यूरिंग मशीन को मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन स्ट्रिंग कोई भी हो, ट्रांजिशन टेबल एक ही होता है, उसी को रेफ़र करते हैं, या ट्रांजिशन डायग्राम एक ही होता है, उसी ट्रांजिशन डायग्राम को रेफ़र करके हम उसके एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन या आउटपुट के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से ट्रांजिशन रूल जो होता है, सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल, वो भी फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता, चाहे जो स्ट्रिंग हो उसी सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल पे बेस हम प्रोसेसिंग करते हैं, तो फिक्स होता है। लेकिन आईडी क्या होता है, आईडी में हर एक स्ट्रिंग के केस में अलग अलग सेट ऑफ आईडीज़ बनेंगी, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आईडी होता क्या है वो आप लोग को बताने जा रहे हैं। आईडी बेसिकली देख लीजिए यहाँ पे, ये इसी फॉर्मेट में होता है, अल्फ़ा बीटा गामा। ये करंट कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता है ट्यूरिंग मशीन का, जिसमें बीटा जो बीच वाला है ये प्रेजेंट स्टेट होता है, और अल्फ़ा क्या होता है कि वो एक सब स्ट्रिंग है जो कि करंट इनपुट सिंबल के लेफ्ट में है और टेप के अंदर, और गामा क्या है, ये भी आपका एक सब स्ट्रिंग ही है जो कि करंट इनपुट सिंबल और प्लस, मतलब करंट इनपुट सिंबल सहित जो भी उसके राइट में सब सीक्वेंस है उसको मिलाकर। तो मतलब आपका प्रेजेंट स्टेट इसमें बीच में रहेगा, और ये भी पूरा अल्फ़ा बीटा गामा मिला के एक स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग फॉर्म में आईडी होती है।
लेकिन प्रेजेंट स्टेट आपका बीच में है कहीं पे, और उसके लेफ्ट में एक सीक्वेंस होगा। हो सकता है लेफ्ट सीक्वेंस आपका नल हो, कुछ सिचुएशन में नल भी हो जाएगा, ऐसे ही कुछ सिचुएशन में गामा भी नल हो सकता है। लेकिन दोनों के दोनों नल होंगे केवल उसी सिचुएशन में जब आपका लैंग्वेज ही नल हो, जो स्ट्रिंग आप प्रोसेस करने चल रहे हैं वही स्ट्रिंग नल हो, तब हो सकता है। लेकिन वो भी मुश्किल है क्योंकि ब्लैंक सिंबल्स बहुत सारे होते हैं उसके अंदर। तो ये कोई इशू नहीं है कि अल्फ़ा नल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, गामा नल हो सकता है नहीं हो सकता है, वो कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें इनपुट टेप में ब्लैंक सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, साइज इनफाइनाइट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक स्ट्रिंग आपने इनपुट किया प्रोसेस करने के लिए, तो और ब्लैंक सिंबल इसमें आप मान लीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने एक इनपुट स्ट्रिंग टैब के अंदर इनपुट किया 0 1 से बनी हुई, और अब ये 0 0 1 1 इनपुट स्ट्रिंग है, तो इसके राइट में इनफाइनाइट ब्लैंक है और सो ऑन। ऐसे इसके राइट लेफ्ट में भी इनफाइनाइट ब्लैंक है। तो अब मान लीजिए कि हेड अभी अभी यहाँ पे है और ये किस स्टेट में, क्यू स्टेट में। तो आईडी जो आपकी होगी इस सिचुएशन की जो आईडी होगी वो आपकी एक तरीके से B0 0 Q1 1 B सो ऑन। तो इसमें ये जो सीक्वेंस है, सब स्ट्रिंग है, यही आपकी अल्फ़ा है, और ये जो सब सीक्वेंस है ये आपकी गामा है, और स्टेट को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो आईडी इसी फॉर्म में बनता है। प्रेजेंट जो आईडी होती है, करंट आईडी, वो यही होती है कि लेफ्ट सीक्वेंस, फिर प्रेजेंट स्टेट, फिर राइट सीक्वेंस, ये तीन चीज़ें मिला के उस करंट सिचुएशन की आईडी बनाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि बीटा प्रेजेंट स्टेट होता है, गामा इज द करंट सिंबल, ए अंडर रीड राइट हेड एंड ऑल अदर सब्सिक्वेंट सिंबल्स ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, जो उसके बाद के सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल, मतलब ए करंट इनपुट सिंबल और प्लस उसके साथ उसके बाद में जितने भी सिंबल हैं सब, और अल्फ़ा क्या है, करंट इनपुट सिंबल के राइट लेफ्ट में जो सारे सिंबल हैं वो सब। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल वही जो अभी थोड़ी देर पहले हम समझाएं उसी तरह का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आईडी को समझने की कोशिश करिए। ये करंट इनपुट सिंबल है, स्टेट आपका Q3 है, तो Q3 बीच में रहेगा, और करंट इनपुट सिंबल ये A2 A4 और A2 जो भी है, ठीक है, ये आपका A1 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे A1 लिखा हुआ है ये। तो Q3 और उसके बाद करंट इनपुट सिंबल और फिर उसके सब्सिक्वेंट सिंबल जितने हैं A4 A2 और B, चाहे आप लिखिए या ना लिखिए कोई इशू नहीं, वो सपोज कर लिया जाएगा। उसके बाद ब्लैंक। इसके बाद इधर जो है आप देखिए A2 A1 करके हैं, तो ये पूरा A4 A1 और A2 A1 A2, ये पूरा चीज़ मिला के लिख दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, वही चीज़ इस जगह पे लिखा गया है, अल्फ़ा बीटा गामा बना के बताया गया है। इसमें ये लेफ्ट सीक्वेंस हो गया और प्रेजेंट स्टेट हो गया और राइट सब सीक्वेंस हो गया। तो ये गामा हो गया, ये आपका बीटा हो गया और ये अल्फ़ा हो गया। तो इसी को हम लोग आईडी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग द आईडी वी सिंपली इंसर्ट द करंट स्टेट इन इनपुट स्ट्रिंग टू द लेफ्ट ऑफ द करंट सिंबल। मतलब जो भी इनपुट स्ट्रिंग है, अब उसमें करंट सिंबल मान लीजिए यह है, तो इसी के पहले स्टेट लिख देंगे और बाकी इधर लेफ्ट सीक्वेंस हो जाएगा और इधर राइट सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। इसको लेकर वही बात लिखी गई है। बी पॉइंट में क्या लिखा गया है, वी ऑब्जर्व दैट द ब्लैंक सिंबल में ऑकर एज पार्ट ऑफ द लेफ्ट और राइट सब स्ट्रिंग। रहा था कि लेफ्ट राइट सब स्ट्रिंग में ब्लैंक सिंबल्स हो सकते हैं। अब इसके बाद ट्यूरिंग मशीन में मूव्स किस तरीके के होते हैं, यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके का होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मूव्स इन ट्रांजिशन ट्यूरिंग मशीन। तो ट्रांजिशन रूल इस स्ट्रक्चर का होता है, प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट सिंबल, ये हर जगह लेफ्ट, हर
FSM में लेफ़्ट साइड आपका ऐसे ही है, केवल PDA को छोड़ के। PDA में चूँकि एक और इनपुट रहता है टॉप ऑफ स्टैक, तो इस नाते एक और बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे DFA की तरह से ही है। और P नेक्स्ट स्टेट है, Y मॉडिफाइंग वैल्यू है सेल की, और L जो है मूवमेंट का डायरेक्शन है। तो थोड़ा याद करने में मुश्किल होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे इसी ट्यूरिंग मशीन में ID लिखते वक्त कुछ है, यहाँ पे कुछ है, अभी और आगे पढ़ेंगे टेबल में एंट्री कैसे करते हैं। तो जो जिस सीक्वेंस में ऑकरेंसेज होते हैं उसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। भाई कोई भी मूव चलने से पहले आपको प्रेजेंट स्टेट चाहिए और फिर प्रेजेंट इनपुट सिंबल चाहिए। वो इक्वल टू क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, वो फिर क्या मॉडिफाई किए सेल का, तब मूवमेंट, क्योंकि मॉडिफाई कर लेंगे तभी मूव करेंगे आगे, या लेफ़्ट में जाएंगे राइट में, थोड़ी होगा लेफ़्ट राइट चले गए तब जाके मॉडिफाई करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि वापस आके फिर आप उसको मॉडिफाई करोगे, पहले मॉडिफाई कर लोगे तभी लेफ़्ट राइट जाओगे। तो उसी नाते उस सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे तो समझ में रहेगी, भूलेगी नहीं बात, कि पहले मॉडिफाई कर लिया गया और फिर तब मूवमेंट डिसाइड हुआ। अब जैसे ये एक बात लिखी गई है कि ये मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, करंट ID है, उसमें देखिए Q प्रेजेंट स्टेट है, तो इसके बाद क्या अगला ID बनेगा। तो अगली ID इस बात पर निर्भर करेगी कि डेल्टा QXI की वैल्यू क्या दे रखी है। वही चीज़ यहाँ ऊपर लिखा था, डेल्टा QXI की वैल्यू, ये डेल्टा QXI की वैल्यू यही लिखी थी। तो ये लेफ़्ट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो लेफ़्ट मूवमेंट पे बेस्ड है। तो अब देखिए ये जो प्रेजेंट स्टेट होगा वो इस सिंबल के लेफ़्ट में आएगा जो अगली ID बनी, क्योंकि लेफ़्ट मूव चला गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट P लिखा हुआ है। इस नाते देखिए जो अगली ID बन रही है उसमें XI प्लस I-1 से पहले स्टेट लिखा गया है जो कि P है। यहाँ से P आप देख के समझ जाओगे। और इस XI को मॉडिफाई करके Y कर दिया गया है। तो XI-1 से पहले XI के बाद XI था, वो XI अब नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो XI Y के रूप में चेंज हो गया है। और स्टेट आपका इधर शो होगा क्योंकि लेफ़्ट में मूव किया है, बाकी सारे सिंबल एज इट पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट ID डिसाइड हो जाती है। फिर अगर राइट हो, राइट मूवमेंट वाला एग्जांपल ले लें। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये प्रेजेंट ID, लेफ़्ट वाला पार्ट प्रेजेंट ID और ये नेक्स्ट ID बताता है, इस सिंबल से सेपरेट जब आप करते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन है जिसमें राइट डायरेक्शन में मूवमेंट है, तब क्या होगा। राइट डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए हम लोग वही काम करेंगे, उसी तरह काम होता है, बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो करंट ID थी ये चूँकि राइट में मूव करेगा तो XI अभी करंट सिंबल क्या हो जाएगा XI+1, और यहाँ पे स्टेट क्या हुआ है P। तो यानी कि XI के पहले अभी स्टेट Q लिखा हुआ था, अब क्या हो जाएगा प्रोसेस करने के बाद XI+1 के पहले P लिख दिया जाएगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे करंट ID ये है और नेक्स्ट ID जो बन रही है XI-1, और ये इस पे बताया गया है, सॉरी इस पे बताया गया है। करंट ID जो ये जो करंट ID अब ये थी इस पे बताया गया है। इस नाते देखिए यहाँ पे वही बात लिखी गई है, XI-1, नहीं सही है, मैं जो पहले बताया था वही है, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। तो ये देखिए करंट ID वही है जो ऊपर लिखी गई थी, ये नहीं है, क्योंकि देखिए Q के XI के पहले ही Q लिखा गया है। तो खैर वो सब तो आप देख ही लोगे, लेकिन मेन चीज़ है कि अगर करंट स्टेट प्रेजेंट स्टेट Q है और करंट इनपुट सिंबल XI है तो अगला जो स्टेट बनेगा वो होगा P, और वो P के लिए करंट इनपुट सिंबल क्या होगा, वो XI के राइट में जो सिंबल होगा जो कि XI+1 होगा। तो इसी नाते XI+1 के पहले P को लिख दिया गया है और वो जो XI था वो बदल के Y हो गया है। तो वैसे ही है, बस इसमें राइट मूव करा दिया जा रहा है, तो इसमें मत होइएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि XI आपका करंट इनपुट सिंबल है और Q जो है वो प्रेजेंट स्टेट है
अब चूंकि राइट यहाँ लिखा हुआ है, एक्स आई को वाई करके वो राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो एक्स आई अगर अभी करंट इनपुट सिंबल है तो अगला सिंबल क्या होगा, करंट सिंबल, वो एक्स आई प्लस वन हो जाएगा। तो एक्स आई प्लस वन से पहले पी को लिख देंगे। और बाकी ये वाई क्यों आया, क्योंकि इसको मॉडिफाई करके वाई किया गया है, ऐसा इंस्ट्रक्शन था। तो इस तरीके से हम ये भी एक चीज़ बता दें कि कैसे ट्रांजिशन टेबल हम रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ट्रांजिशन फंक्शन दे दिया जाए तो उससे ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं, या ट्रांजिशन टेबल दे दिया जाए तो उससे ट्रांजिशन फंक्शन बना सकते हैं। लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ी सी अलग रहती हैं कि सीक्वेंस बदल जाता है, बाकी आप बनाने को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन फंक्शन इस फॉर्मेट में, लेकिन जब ट्रांजिशन टेबल में एंट्री होता है तो सीक्वेंस बदल जाता है। यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल में एंट्री करते वक्त हम लोग मॉडिफाई वैल्यू पहले लिखते हैं। जैसे मॉडिफाई वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा था, तो मॉडिफाई वैल्यू टेबल में एंट्री करते वक्त सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद मूवमेंट लिखा जाएगा, मूवमेंट देखिए बीटा है, और नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो टेबल में जब एंट्री होगा तो ये ध्यान देखना है, मॉडिफाइड वैल्यू सबसे पहले, फिर उसके बाद मूवमेंट, मूवमेंट के बाद हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट। तो ये तीन इस फॉर्मेट में हमारा टेबल में एंट्री होता है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ये टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल में ये एफ ऑफ इक्वल टू 2m के लिए है। इस टेबल में देखिए पहले मूवमेंट, पहले मॉडिफाइड वैल्यू लिखी गई है, फिर मूवमेंट लिखा गया है, तब नेक्स्ट स्टेट लिखा गया है। अब इसी को अगर ट्रांसलेट करना हो ट्रांजिशन डायग्राम में या ट्रांजिशन फंक्शन में, तो आराम से आप कर सकते हैं कि भाई Q1 प्रेजेंट स्टेट था तो डेल्टा Q1, इसी को देख के हम लिख सकते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। इनपुट सिंबल क्या है, B है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, ये B है। तो और उसके बाद क्या बन रहा है, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट देखिए Q2 है, Q2, और फिर उसके बाद क्या होता है मॉडिफाइड वैल्यू, तो मॉडिफाइड वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद क्या होता है मूवमेंट का डायरेक्शन, तो वो भी देखिए यल है। तो आराम से एक से दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेट, करंट, नेक्स्ट स्टेट, मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ सेल एंड मूवमेंट डायरेक्शन। तो बस सीक्वेंस केवल चेंज हुआ है, लेकिन चीज़ें वही सब रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए टेबल बनाते वक्त एक कॉलम जो है ध्यान देना प्रेजेंट स्टेट का, और दूसरे पार्ट में कितने कॉलम बनेंगे, जितने आपके इनपुट टैप सिंबल्स होंगे। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 टैप सिंबल लिए गए हैं B01, तो इसी नाते 3 सब कॉलम बन गए हैं। टेबल में एंट्री ध्यान रखना है कि ट्रिपलेट फॉर्म में एंट्री होती है, तो क्या पहला होता है पार्ट मॉडिफाइड वैल्यू, दूसरा पार्ट क्या होता है मूवमेंट का डायरेक्शन, तीसरा पार्ट क्या होता है नेक्स्ट स्टेट। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है यानी कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ट्रांजिशन रूल नहीं डिफाइन है। यानी कि जैसे इसकी बात करें तो मतलब हुआ कि डेल्टा Q1, क्योंकि ये Q1 के सामने है, ये वाला ये Q1 के सामने ही है, डेल्टा Q1 और किस इनपुट के सामने है 1 इज इक्वल टू 5। कोई भी ट्रांजिशन रूल नहीं डिफाइन है। तो जब भी Q1 स्टेट में 1 पढ़ने को मिलेगा तो इसका मतलब मशीन हाल्ट कर जाएगी, रुक जाएगी, अब मशीन आगे कुछ नहीं करेगी। तो ये जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ वहाँ वो सिचुएशन आने पे मशीन हाल्ट करेगी। यानी कि ये सुविधा दे रखा है कि इन जगहों पे मशीन हमारी हाल्ट होगी। अगर सब जगह एंट्री कर दिया जाएगा तो मशीन इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी, कभी हाल्ट ही नहीं करेगी, ये ध्यान देना है। तो किसी भी स्थिति में तब नहीं हाल्ट करेगा। ऐसे अगर एक आध जगह ब्लैंक रहता है तो कम से कम एक जगह अगर ब्लैंक है तो मतलब ये है संभावना है कि मशीन हाल्ट होगी, लेकिन गारंटी नहीं होती है कि मशीन हाल्ट ही होगी। हो सकता है उस सिचुएशन में मशीन कभी आए ही ना, तो नहीं आएगी तो कभी नहीं हाल्ट करेगी। तो अब लेकिन एक खास बात है कि इस स्थिति में अगर मशीन करती है तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि Q5 आपका फाइनल स्टेट है। लेकिन अगर इन स्थितियों में वो हाल्ट करता है तो स्ट्रिंग रिजेक्टेड मानी जाएगी, कभी भी उसको एक्सेप्टेड नहीं कहा जाएगा। तो ये बातें हैं, बाकी नेक्स्ट चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।